नमस्कार दोस्तों, हिंदी की इस कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने शब्दों का वर्गीकरण समझा था अच्छी तरीके से कि शब्दों के भेद कौन कौन से हैं, कितने प्रकार से उनको वर्गीकृत किया जाता है, उनमें कौन कौन से शब्द आते हैं। ये सब हमने आपको पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। इसके बाद में आज हम लोग उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं इसको तो समझेंगे ही, साथ में हम लोग ये भी समझेंगे कि इन शब्दों की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि विद्यार्थियों को परीक्षा में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि वो पहचान नहीं पाते हैं कि तत्सम शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है, देशज शब्द कौन सा है, विदेशज शब्द कौन सा है, संकर शब्द कौन सा है। तो इनको पहचानने में उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज हम लोग यही समझेंगे कि कैसे बच्चे ये परीक्षा के अंदर ये पहचान पाएँ कि कौन सा हमारा तत्सम शब्द है, कौन सा हमारा तद्भव शब्द है। तो कुछ हम आपको आज ऐसे सामान्य नियम बताने वाले हैं जिनसे सभी विद्यार्थी ये बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा हमारा तत्सम शब्द होगा और कौन सा हमारा तद्भव शब्द होगा। तो आपको क्या काम करना है, आपको वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है ताकि आपको सारी बातें बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पष्ट हो सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम आपसे बात करते हैं कि शब्दों, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता तो है ही, अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो आपको पता है कि उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो वाला वीडियो जरूर देख लेना, लेकिन हम आपको यहाँ पर भी थोड़ा संक्षेप में जानकारी दे देते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्दों का पहला प्रकार होता है वो होता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तो समझ लेते हैं कि तत्सम शब्द होते क्या हैं। तत्सम शब्द दो शब्दांशों से मिलकर बना है। इसमें पहला शब्दांश है तत् और दूसरा शब्दांश है यहाँ पर हमारा सम। तत् का मतलब होता है उसके। तत् का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो तत् का शाब्दिक अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान, यानी कि उसके समान। अब यहाँ पर किसके समान की बात की जा रही है? यहाँ पर बात हो रही है संस्कृत की, संस्कृत के समान, यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे सभी शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका उत्पत्ति के आधार पर पहला प्रकार। दूसरा प्रकार होता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द भी दो शब्दांशों से मिलकर बना है। यदि हम तद्भव का विच्छेद कर दें तो पहला शब्दांश इसमें निकल के आता है तत् और दूसरा इसमें शब्दांश है भव। ठीक है, तो तत् का यहाँ पर जो अर्थ है वो है उससे। तत् का यहाँ पर अर्थ निकलता है उससे, और भव का अर्थ निकलता है होना, यानी कि उससे होना। किससे होने की बात की जा रही है यहाँ पर? संस्कृत से होने की बात यहाँ पर की जा रही है। यानी कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से ही हुई है, लेकिन जो परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है ना, समझ गए बात? यानी कि जो ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसके बाद वो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का तीसरा प्रकार होता है वो होता है देशज शब्द। देशज शब्द, और देशज शब्दों को देशी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिए, उन्हीं को देशज शब्द भी कहा जाता है और उन्हीं को देशी शब्द भी कहा जाता है। तो देशज या देशी शब्द वे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से हिंदी में आ गए और प्रयोग किए जाने लगे। ऐसे शब्दों को देशज या देशी शब्द कहा जाता है। चौथा प्रकार होता है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विदेशज शब्द। विदेशज शब्द, विदेशज शब्दों को विदेशी शब्द भी कहा जाता है और इन्हें आगत शब्द भी कहा जाता है। तीनों का एक ही मतलब होता है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपका परीक्षा में विदेशज आ जाता है या विदेशी आ जाता है या आगत आ जाता है तो तीनों का एक ही मतलब होता है। उन्हीं को विदेशज शब्द भी कहते हैं, उन्हीं को विदेशी शब्द भी कहते हैं और उन्हीं को आगत शब्द भी कहा जाता है। तो दूसरी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, यानी जिनका हिंदी में प्रयोग होने लगा, ऐसे सभी शब्दों को विदेशज या विदेशी शब्द
कहते हैं। समझ में आ गया ना। देखो, मुख्य रूप से तो उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के यही 4 भेद होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हमें 5 भेद भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो 5वां भेद होता है वो होता है संकर शब्द। तो संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों के योग से बनते हैं। समझ गए ना। तो अभी हमने आपको शब्दों का मतलब समझा दिया है। अब हम सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि तत्सम तद्भव शब्द कौन कौन से हैं और कैसे हम परीक्षा में इनकी पहचान करें कि कौन सा हमारा तत्सम शब्द है और कौन सा हमारा तद्भव शब्द है, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना है, बिल्कुल बने रहना है वीडियो के अंत तक। देखो, सबसे कुछ हम आपको ऐसे महत्वपूर्ण नियम बता देते हैं और इन नियमों से आपको परीक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि आप आसानी से पहचान पाओगे कि कौन सा हमारा तत्सम शब्द है और कौन सा हमारा तद्भव शब्द है। नियमों को बताने के पहले हम कुछ बातें आप लोगों को स्पष्ट कर दें कि ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से कोई भी मन में कोई शंका ना रहे, कोई डाउट ना रहे। देखो, एक बात ये समझ लीजिए कि जो ये तत्सम से जो तद्भव शब्द बनाए गए हैं वो कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप सोचो कि संधि की तरह कुछ नियम है उस तरीके से तत्सम से तद्भव शब्द बन गए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको बता दें कि जो तत्सम से तद्भव शब्द बने हैं वो परिवर्तित होते हुए बने हैं। अपने आप जब शब्दों में परिवर्तन होता चला गया, इस तरीके से तत्सम से तद्भव शब्दों का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। इनको परिवर्तित किसी इंसान ने नहीं किया, वो अपने आप समाज में इस तरीके से शब्द जो है वो परिवर्तित होते होते बदल गए हैं। ठीक है, जब संस्कृत में उनको किसी और तरीके से बोला जाता था, उसके बाद में जब पाली भाषा आई तो उनके स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, उसके बाद में जब प्राकृत भाषा आई तो और थोड़ा सा उनके स्वरूप में परिवर्तन हो गया, उसके बाद में अपभ्रंश में और फिर थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। इस तरीके से आते 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 जब वो शब्द हिंदी तक आए तो हिंदी में उनके स्वरूप में फिर से थोड़ा सा हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जब हम उनकी तुलना, जब ऐसे शब्दों की तुलना जब हम संस्कृत वाले मूल शब्दों से करते हैं तो हमें उनमें काफी अंतर देखने को मिलता है। तो ये किसी नियम के अनुसार नहीं बने हैं, क्रमशः इन शब्दों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और जब इन शब्दों का अध्ययन किया गया, इन शब्दों को देखा गया, तो कुछ ऐसी सामान्य सी बातें निकल के आई हैं। उन सामान्य सी बातों के आधार पर कुछ नियम बन के तैयार हुए हैं और उन नियमों को आज हम आपको बता रहे हैं। और नियम बताने के पहले हम आपको ये बता दें कि ऐसा नहीं है कि जो हम आपको नियम बताएं वो सभी शब्दों के ऊपर 100% लागू हो। ठीक है ना, क्योंकि इसके अपवाद भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये कोई संधि की तरह नियम नहीं है कि जो हर जगह आपके सत्य हों। यहाँ पर कुछ आपको अपवाद भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को आपको अपने दिमाग में रखना है। चलिए, अब हम आपको एक एक करके जो इनके महत्वपूर्ण नियम हैं उनको आपको समझा देते हैं। नियम बताने के पहले तो एक सामान्य बात समझ लीजिए कि संयुक्त अक्षर, और यहाँ पर हमें अनुस्वार लिखना था, चंद्र बिंदु नहीं लिखना था, यहाँ पर हमें लिखना था अनुस्वार। संयुक्त अक्षर, उसके बाद में हमें यहाँ पर लिखना है अनुस्वार, अनुस्वार के बाद में हमें यहाँ पर लिखना है री। ठीक है ना, संयुक्त अक्षर हो गया, संयुक्त अक्षर के बाद में अनुस्वार हो गया, उसके बाद में री हो गया। ठीक है, ऐसे जिन भी शब्दों में इनका प्रयोग हो, ठीक है ना, यानी कि आपको संयुक्त अक्षर देखने को मिले, आपको अनुस्वार देखने को मिले, री देखने को मिले, ऐसे जो शब्द होते हैं वो ज़्यादातर आपके तत्सम ही होते हैं। ठीक है ना, 99% याद रखना, 99% ऐसे शब्द जहाँ पर आपको संयुक्त अक्षर देखने को मिले। और संयुक्त अक्षर में भी ये 4 संयुक्त अक्षर ज़्यादा, कौन कौन से? छत, त्रग, ज्ञा और श्रा। ठीक है ना, तो ये 4 संयुक्त अक्षर जहां पर भी आपको देखने को मिले, ऐसे शब्द आपके तत्सम ही होते हैं। ठीक है, 99%, 1% में हो सकता है कि ना हो। ठीक है, उसके बाद में अनुस्वार, जिन शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग हो तो अनुस्वार वाले शब्द भी ज्यादातर तत्सम ही होते हैं। और जहां पर री लगा हो, री, ये स्वर है हमारा 11वां स्वर है, जहां पर आपका री स्वर देखने को मिले आपको,
ऐसे शब्द भी ज्यादातर आपके तत्सम ही होते हैं। ये तो आपको बिल्कुल 100% याद रखना है कि जहां पर भी री का प्रयोग हो वहां पर आपका तत्सम शब्द ही होता है, ठीक है ना। इसके बाद में एक बात और हम आपको बता दें, जहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हो, जहां पर भी आपको चंद्र बिंदु का प्रयोग मिले वहां पर सामान्यतः तद्भव शब्द ही होता है, ठीक है ना। जहां पर भी आपको चंद्र बिंदु देखने को मिले वहां पर तद्भव शब्द ही होगा, क्योंकि चंद्र बिंदु का प्रयोग कभी भी तत्सम शब्दों में नहीं किया जाता है। जहां पर भी आपको चंद्र बिंदु देखने को मिल जाए आपको समझ जाना है कि यहाँ पर तद्भव शब्द ही होगा। अब हम आपको जो एक एक करके इनके नियम है उनको हम समझा देते हैं कि कौन कौन से नियम हैं। तो चलिए पहला नियम देख लीजिए। पहला नियम, तो पहला नियम है कि यदि तत्सम शब्दों में यदि कहीं पर छा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि जो संयुक्त अक्षर हैं वो ज्यादातर तत्सम शब्दों में ही उनका प्रयोग होता है, ठीक है। यदि कहीं पर आपको तत्सम शब्दों में छा का प्रयोग देखने को मिलता है तो जब इनसे तद्भव शब्द बनते हैं तो तद्भव शब्दों में कहीं कहीं पर छा का परिवर्तन खा के रूप में देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर छा के रूप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर खा के रूप में और कहीं कहीं पर छा के रूप में, ठीक है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा पक्षी, पक्षी, ठीक है। तो पक्षी एक तत्सम शब्द है और पक्षी से जब हम इसका तद्भव रूप बनाते हैं तो पक्षी का तद्भव रूप होता है पंछी। पक्षी तत्सम शब्द है और पंछी तद्भव शब्द है। इसी प्रकार से कुछ और इसके उदाहरण देख दे। यहाँ पर छा का प्रयोग काय में हुआ है, छा, छाता वाले छा में हो गया है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा अक्षी, यहाँ पर हमने क्या लिखा, अक्षी लिखा। तो अक्षी एक तत्सम शब्द है और अक्षी का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आंख, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने एक शब्द लिखा है कुक्षी, कुक्षी, तो कुक्षी एक तत्सम शब्द है और कुक्षी से जब तद्भव रूप बनाते हैं इसका तो इसका तद्भव रूप होता है कोख। तो कुक्षी तत्सम शब्द है और कोख एक तद्भव शब्द है। इसी प्रकार से जैसे हमने कहा क्षीर, तो क्षीर एक तत्सम शब्द है और इसका जब तद्भव रूप बनाया जाता है तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा खीर। इसी प्रकार से जैसे हमने एक शब्द लिखा है अक्षय तृतीया, हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा है अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया एक तत्सम शब्द है और अक्षय तृतीया से जब हम इसका तद्भव रूप बनाते हैं तो इसका तद्भव रूप हो जाता है आखा तीज। क्या हो जाता है इसका तद्भव रूप, आखा तीज हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि तत्सम शब्दों में छा का प्रयोग होता है, संयुक्त अक्षर छा का प्रयोग होता है और जो तद्भव शब्द बनते हैं इनसे उनमें कहीं कहीं पर खा का प्रयोग होता है, कहीं कहीं पर छा का प्रयोग होता है। तो पहला नियम आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में बात करते हैं नियम नंबर 2 की। दूसरा नियम है हमारा, यदि कहीं पर स्रा का प्रयोग होता है, ठीक है। स्रा भी हमारा एक संयुक्त अक्षर है। तो यदि कहीं पर तत्सम शब्दों में स्रा का प्रयोग देखने को मिलता है तो इनसे जब तद्भव शब्द बनते हैं तो तद्भव शब्दों में हमें सा का प्रयोग देखने को मिलता है, यानी स्रा जो है वो सा शब्द में बदल जाता है। यहाँ पर नियम के अनुसार नहीं बदल रहा, आपको हम फिर से एक बार क्लियर कर दें, यहाँ पर संधि जैसा कोई नियम नहीं है, सामान्यतः ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो हम आपको नियम बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो 100% तत्सम और तद्भव शब्दों के ऊपर लागू हो, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, लेकिन ज्यादातर शब्दों में ऐसा होता है, ठीक है। चलिए इसके कुछ हम आपको उदाहरण बता देते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा है धन्य श्रेष्ठी, जैसे हमने लिखा धन्य श्रेष्ठी। अब धन्य श्रेष्ठी लिखा, अब धन्य श्रेष्ठी में स्रा का प्रयोग हुआ है, स्रा संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है और जब हम इससे तद्भव शब्द बनाते हैं तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा धन्ना सेठी। क्या हो जाएगा, धन्ना सेठी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्या है स्रा और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दंत वाला सा आ गया। तो देखिए यहाँ पे स्रा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर जो इसका तद्भव शब्द है वहां पर दंत वाले सा का प्रयोग हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ और यहाँ पर हम शब्द देखते हैं, उनसे आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा श्रावण,
जैसे हमने यहाँ पर लिखा श्रावण, तो श्रावण एक तत्सम शब्द है और श्रावण का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा सावन। तो श्रावण तत्सम शब्द है और सावन तद्भव शब्द है। और बनाते हैं कुछ, जैसे हमने यहाँ पर लिखा आपका श्रृंग, जैसे एक शब्द है श्रृंग, श्रृंग, ठीक है ना। तो श्रृंग एक शब्द है और इसका जब हम लोग तद्भव रूप बनाते हैं तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा शींग, श्रृंग का हो जाएगा शींग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे एक शब्द है आपका श्रृंगार, श्रृंगार, तो श्रृंगार एक तत्सम शब्द है और श्रृंगार का जब तद्भव रूप बनेगा तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा श्रृंगार, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जहां पर स्रा का प्रयोग मिले, जहां पर संयुक्त अक्षर स्रा का प्रयोग मिले वहां पर तत्सम शब्द होंगे और इन तत्सम शब्दों जब हम उनका तद्भव रूप बनाते हैं तो वहां पर हमें दंत वाला सा देखने को मिलता है, ठीक है। तो दो नियम आपके क्लियर हो गए होंगे, दोनों नियमों में किसी प्रकार से अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद में बात करते हैं नियम नंबर 3 की। तीसरा नियम आप लोग समझ लीजिए। तीसरा नियम है कि यदि तत्सम शब्दों में कहीं पर सा, यदि आपको कहीं पर तालु वाला सा मिलता है, सामान्यतः तालु वाले सा का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। तो जहां पर भी आपको तत्सम शब्दों में तालु वाला सा देखने को मिले तो जब उनका प्रयोग मतलब जब वो शब्द तद्भव शब्द में बदलते हैं तो तद्भव शब्द में तालु वाला सा दंत वाले सा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। याद रखिए इस बात को, तालु वाला सा का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में और तद्भव शब्दों में प्रयोग होता है दंत वाले सा का। कुछ उदाहरण देखिए इसके, जैसे हमने लिखा यहाँ पर दीप सलाका, जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा दीप सलाका, तो दीप सलाका में यहाँ पर तालु वाले सा का प्रयोग हुआ है, ये आपका तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा दिया सलाई, ठीक है। याद रखिए दिया सलाई हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे एक शब्द है आपका साग, तो यहाँ पर भी तालु वाले सा का प्रयोग हुआ है तो इसका जो तद्भव रूप हो जाएगा वो हो जाएगा साग हो जाएगा, तो साग का साग हो जाएगा। एक शब्द है सुख, ठीक है, एक शब्द है आपका सुख, तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा सुगा, सुख का सुगा हो जाएगा। सुगा मीन्स क्या होता है, सुगा का मतलब होता है तोता, ठीक है ना, तोता को सुगा भी कहा जाता है। इसी प्रकार से एक शब्द है सुंड, ठीक है ना, एक शब्द है आपका सुंड, तो सुंड एक तत्सम शब्द है और जब इसका तद्भव रूप बनाया जाता है तो इसका तद्भव शब्द हो जाएगा सूंड, ठीक है। एक शब्द है आपका श्यामल, श्यामल, एक शब्द है श्यामल और श्यामल का जब तद्भव शब्द बनाया जाता है तो श्यामल का तद्भव शब्द हो जाएगा सांवला, ठीक है ना, तो श्यामल का सांवला हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पर तालु वाले सा का प्रयोग मिलता है ऐसे शब्द तत्सम होते हैं और जब इनसे तद्भव शब्द बनते हैं तो वहां पर तालु सा की जगह दंत सा का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। तो 3 नियम आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। तीसरे नियम के बाद में अब हम चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम है हमारा यदि आपको कहीं पर तत्सम शब्दों में री देखने को मिलता है, अभी हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं, जहां पर भी आपको री स्वर मिले ऐसे शब्द हमेशा तत्सम ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके कुछ हम आपको उदाहरण बता देते हैं, यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो री शब्द होते हैं ये हमेशा मतलब जहां पर री स्वर वाले शब्द होते हैं वो हमेशा तत्सम ही होते हैं। यहाँ पर आप तत्सम लिख लीजिए, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए आप लोग, जैसे हमने लिखा कृतग्रह, कृतग्रह, कृतग्रह। अब कृतग्रह लिखा तो ये तत्सम शब्द है और जब हम इसका तद्भव रूप बनाएंगे तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा कचहरी, इसका तद्भव रूप हो जाएगा कचहरी। कृतग्रह तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप हो जाएगा कचहरी। कुछ और बनाते हैं उदाहरण, जैसे हमने लिखा तृण, तो तृण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप हो जाएगा तिनका, ठीक है। इसके बाद में जैसे एक शब्द लिखा हमने तृतीया, तृतीय, ठीक है, तृतीय लिखा हमने, तो तृतीय का तद्भव रूप हो जाएगा तीसरा, तृतीय का तद्भव रूप हो जाएगा तीसरा। इसी तरीके से जैसे हमने एक शब्द लिखा घृत, तो घृत का तद्भव रूप हो जाएगा घी। एक शब्द लिखा हमने पितृ,
पितृ, तो पितृ का तद्भव रूप हो जाएगा पितर। ठीक है, तो आपको समझ जाना है जहां पर भी री का प्रयोग हो, ऋषि वाले री का प्रयोग जहां पर भी आपको मिल जाए, आपको समझ जाना है कि वहां पर तत्सम शब्द ही होगा। समझ में आ गई ना बात। चलिए चौथे के बाद में अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 5 देखते हैं। पांचवा नियम देख लीजिए। पांचवा नियम है हमारा कि जहां पर भी आपको रा के रूप देखने को मिले, रा वर्ण जो है, यदि आपको रा के रूप कहीं पर मिलते हैं तो रा के रूप का प्रयोग सामान्यतः तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। ठीक है ना। रा के रूप पदेन के रूप में भी हो सकते हैं, पदेन भी हो सकते हैं, पदेन यानी कि नीचे, और कहीं कहीं पर रा की रेप भी आपको मिल सकती है, रेप ऊपर लगाई जाती है। और जो पदेन होते हैं, पदेन दो तरीके के होते हैं, कहीं कहीं पर आपको इस तरीके के मिल जाएंगे, जैसे प्रा लिखते हैं ना, प्रा तो ये पदेन रूप कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा ट्रा, तो ये भी पदेन रूप होता है। तो ये रा के क्या है, पदेन रूप है। और रेप के रूप में जैसे कई तरीके से हैं, जैसे हमने कहा कि पर्वत, तो ये यहाँ पर जो वा के ऊपर जो हमने रा की रेप चढ़ाई है, ये ऊपर, ये भी आपका रा का रूप ही कहलाता है। ठीक है, तो ज्यादातर जहां पर भी रा के रूप मिले तो ऐसे शब्द सामान्यतः तत्सम ही होते हैं। ठीक है ना। कैसे होते हैं वो ऐसे शब्द? तत्सम होते हैं। कुछ उदाहरण भी हम आपको समझाएंगे, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा आम्र, क्या लिखा? आम्र लिखा। तो देखो, तो ये रा का रूप मिल गया ना आपको, तो ये आम्र क्या है? तत्सम शब्द है। अब इसका जब हम तद्भव रूप बनाएंगे तो इसका तद्भव रूप होता है आम। क्या होता है? आम होता है। कुछ और बनाते हैं, जैसे हमने लिखा व्याघ्र, तो व्याघ्र तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप हो जाएगा बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। यहाँ बा बकरी का बा आएगा, ठीक है, वाह नहीं आएगा, ध्यान रखना। इसके बाद में हमने लिखा जैसे ताम्र, ठीक है, तो ताम्र तत्सम शब्द है और इसका जब हम लोग तद्भव शब्द बनाएंगे तो इसका तद्भव रूप बनेगा तांबा। ठीक है, इसके बाद में जैसे हमने लिखा प्रस्तर, तो प्रस्तर क्या है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप हो जाएगा पत्थर, हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमने लिखा स्वर्णकार, तो स्वर्णकार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द हो जाएगा सुनार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जहां पर भी आपको रा के रूप मिले, रा के रूप ज्यादातर तत्सम ही होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला नियम देखते हैं, 6वें नंबर का नियम। 6वां नियम है हमारा कि तत्सम शब्दों में ज्यादातर वा वर्ण का प्रयोग होता है। वा का प्रयोग तत्सम शब्दों में ज्यादा मिलता है और जब ऐसे तत्सम शब्दों से तद्भव शब्द बनते हैं तो वहां पर वा की जगह बा वर्ण हमें देखने को मिलता है। यानी तत्सम शब्दों में हमें वा मिलता है और तद्भव शब्दों में हमें बा मिलता है। कुछ उदाहरण देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा वन, तो वन लिखा, तो वन क्या है? तत्सम शब्द है। अब जब हम इसका तद्भव रूप बनाएंगे तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा वन हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम बा बकरी का बनाएंगे और यहाँ पर वा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जैसे हमने लिखा वणिक, लिखा, तो वणिक क्या है? वणिक एक तत्सम शब्द है और जब इसका तद्भव शब्द बनाएंगे तो इसका तद्भव शब्द हो जाएगा बनिया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने एक लिखा वर्षा, तो वर्षा एक तत्सम शब्द है और वर्षा से जब हम तद्भव शब्द बनाएंगे तो इसका तद्भव शब्द हो जाएगा वर्षा। ठीक है, और बनाते हैं एक दो उदाहरण। जैसे हमने लिखा वक, तो वक तत्सम शब्द है और वक से बन जाएगा बगुला, बगुला बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर वानर, तो वानर एक तत्सम शब्द है और वानर का जब तद्भव रूप बनाएंगे तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा बंदर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वा वर्ण है इसका प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है और जब इनके तद्भव शब्द बनते हैं तो उनमें वा के स्थान पर बा वर्ण का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम नंबर 7। 7वां नियम देखिए। 7वां नियम है हमारा कि तत्सम शब्दों में ज्यादातर या वर्ण का प्रयोग होता है। या वर्ण का प्रयोग ज्यादातर तत्सम शब्दों में किया जाता है और
इन शब्दों से जब तद्भव शब्द बनते हैं तो वहां पर हमें या के स्थान पर जा वर्ण का प्रयोग देखने को मिलता है। यानी कि तत्सम शब्दों में या का प्रयोग ज्यादा होता है और तद्भव शब्दों में जा का प्रयोग ज्यादा होता है। कुछ उदाहरण देखिए इसके, जैसे हमने लिखा युवा, युवा, तो युवा क्या है, तत्सम शब्द है, और जब हम इससे तद्भव शब्द बनाएंगे तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा जवां, ठीक है ना, जवां। इसका जवान भी कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलता है, जवां या जवान, ठीक है। इसी तरीके से जैसे एक और शब्द देखिए, एक और शब्द लिखा हमने युग, तो युग एक तत्सम शब्द है, और युग से जब हम इसका तद्भव शब्द बनाएंगे तो इसका तद्भव शब्द हो जाएगा जुग। जैसे आप लोगों ने हनुमान चालीसा में देखा होगा, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, तो कहीं कोई कोई बोल देता युग सहस्त्र जो जन पर भानु, ठीक है। तो वैसे शुद्ध जो है वो जुग है, क्योंकि जो तुलसीदास जी ने लिखा है वहां पर उन्होंने जुग शब्द का ही प्रयोग किया है, ठीक है ना। चलिए तो और कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे हमने लिखा यूथ, यूथ, तो यूथ क्या है, संस्कृत शब्द है, मतलब कि तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव रूप है वो है जत्था, जत्था, ठीक है। और देखते हैं जैसे हमने लिखा योग, तो योग का तद्भव रूप हो जाएगा जोग। जैसे हमने लिखा यत्र, तो यत्र का क्या हो जाएगा यहां। अब या का यहां पर या ही रहा, अब जरूरी नहीं कि हर जगह बदल जाए, ऐसा थोड़ी ना है, वो तो हम पहले ही आपको क्लियर कर चुके कि जरूरी नहीं कि हर जगह ही बदल जाए, कहीं कहीं नहीं भी बदलता है, तो ये उसी तरीके का उदाहरण है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे हमने लिखा यम, तो यम का क्या हो जाएगा, यम का हो जाएगा जम, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक और नियम देखिए, 8वां नियम। अगला नियम है हमारा, यदि तत्सम शब्दों में त्रा का प्रयोग कहीं पर होता है, हमने अभी पहले ही बता चुके हैं आपको कि जो संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त अक्षर छत्र ज्ञासरा का प्रयोग ज्यादातर तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। तो तत्सम शब्दों में जहां पर आपको त्रा वर्ण देखने को मिले, तो इन शब्दों के जब तद्भव शब्द बनते हैं तो तद्भव शब्दों में त्रा के स्थान पर हमें ता वर्ण देखने को मिलता है। कुछ उदाहरण देखते हैं हम इसके, जैसे हमने लिखा रात्रि, तो रात्रि एक तत्सम शब्द है, और इसका जब तद्भव शब्द बनाते हैं तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा रात, रात्रि का रात हो जाएगा। और बनाते हैं कुछ, जैसे हमने लिखा राजपुत्र, क्या लिखा, राजपुत्र लिखा, तो राजपुत्र का तद्भव रूप हो जाएगा राजपूत, क्या हो जाएगा, राजपूत हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हमने कहा सूत्र, जैसे हमने लिखा सूत्र, तो सूत्र का तद्भव रूप हो जाएगा सूत, क्या हो जाएगा, सूत हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमने लिखा मित्र, हमने क्या लिखा, मित्र लिखा, तो मित्र का हो जाएगा मीत, मित्र का हो जाएगा मीत। इसी तरीके से जैसे हमने लिखा पत्र, जैसे हमने लिखा पत्र, तो पत्र का तद्भव रूप हो जाएगा पत्ता, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने लिखा पुत्र, तो पुत्र का तद्भव रूप हो जाएगा पूत, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि तत्सम शब्दों में त्रा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में ता का प्रयोग होता है। इसके बाद में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जहां पर भी आपको चंद्र बिंदु मिले, चंद्र बिंदु का प्रयोग हमेशा तद्भव शब्दों के साथ ही किया जाता है, तद्भव शब्दों के साथ। जहां पर भी आपको किसी शब्द में चंद्र बिंदु देखने को मिल जाए, आपको निसंकोच समझ लेना है कि यहाँ पर तद्भव शब्द ही होगा, यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ हम आपको ऐसे उदाहरण बताते हैं जहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा चंद्र, तो चंद्र का हो जाएगा चांद, चंद्र का हो जाएगा चांद हो जाएगा, ठीक है। कुछ और उदाहरण देख लीजिए, जैसे हमने यहां पर लिखा मुख, मुख, तो मुख का हो जाएगा मोह, मुख का हो जाएगा मोह। उसके बाद में जैसे हमने कहा पुच्छ, पुच्छ, तो पुच्छ का हो जाएगा पूंछ,
पुच्छ का पूंछ हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हमने लिखा पंच, तो पंच का हो जाएगा पांच। ठीक है, तो याद रखिए कि चंद्र बिंदु का प्रयोग हमेशा और हमेशा तद्भव शब्दों के साथ ही किया जाता है। इस बात को आप 100% सत्य मान सकते हैं। समझ में आ गई ना बात? तो ये कुछ हमने महत्वपूर्ण नियम आपको बता दिए हैं कि कैसे तत्सम तद्भव शब्दों को पहचाना जाए। यदि आप लोगों ने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा है तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखिए, अब जो उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पे हमारे शब्द बचे हैं, वो बचे हैं हमारे देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। उन शब्दों के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपको, और वहाँ पर हम आपको समझाएंगे कि कैसे पहचाना जाए परीक्षा के अंदर कि विदेशज शब्द है, कि देशज शब्द है, कि संकर शब्द है। तो ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। तो इस वाले वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, इस वाले वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी का जो इसका हिस्सा बचा हुआ है वो हम आपको अगले वाले वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।